भसीन जी ने जाने माने, आपको पता ही है, उन्होंने इसकी कहा था कि ये ब्लैक घोड़ा है और उस वक्त शेयर 9 रुपये करीब का था और वो कह रहे थे कि 20 रुपये करीब तक जाएगा और वहाँ तक के इसने शेयर ने किसी के टारगेट आते हैं, हो सकता है उस उछाल तक वो जाएं, पर जब समय बीत जाता है तो वो शेयर उससे भी नीचे आता हुआ आपको देखने को मिलता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे रतन पावर इंडिया के। तो रतन पावर इंडिया जो है थर्मल पावर यानी कोयला आधारित बिजली के संयंत्र से जो बिजली उत्पन्न करती है उस पर वर्क करती है। ये शेयर तब भी फोकस में आया था जब संजीव भसीन जी ने, जाने माने, आपको पता ही है, उन्होंने इसकी कहा था कि ये ब्लैक घोड़ा है और उस वक्त शेयर 9 रुपये करीब का था और वो कह रहे थे कि 20 रुपये करीब तक जाएगा और वहाँ तक के इसने शेयर ने उछल कर भी दिखाया। इस नीतियों को आपको बाज़ार के अंदर समझना पड़ेगा कि जब भी कोई भी किसी शेयर के लिए सिफारिश करेगा तो क्या वो शेयर वहाँ पर जाने के बाद उससे ऊपर भी जा सकता है। आपके मन में ये सवाल भी आना चाहिए कि जब छोटे मोटे शेयरों के अंदर किसी के टारगेट आते हैं, हो सकता है उस उछाल तक वो जाएं, पर जब समय बीत जाता है तो वो शेयर उससे भी नीचे आता हुआ आपको देखने को मिलता है। फिर साल बीतने के बाद फिर से उस शेयर के अंदर उछाल आने की दिलचस्पी हो जाती है, किसी भी कारणों से हो जाए, वो फिर नज़रों में आएगा सबकी। इन दो अवधियों के ऊपर ही पैसा कमाया जाता है, पर वो बड़े ही शातिर लोग होते हैं जो इस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। पर इन तेजियों के अनुसार कुछ लोग उसके अंदर भ्रमित होकर फिर उसे लंबे समय के लिए यानी ऊपर की स्थिति में ख़रीद कर फिर उसे वो सोचते हैं कि भाई जल्दबाजी में अमीर बन जाएंगे, फिर वो शेयर नीचे की तरफ आ जाता है। इसलिए किसी भी शेयर के अंदर आपकी प्रतिक्रिया, उसके काम को समझना, धैर्यता और आपके पास वो समय होना चाहिए जिस समय के अनुसार अगर वो कंपनी अच्छा वर्क कर रही है तो उस वक्त वो समय किस तरीके से रंग लाएगा, वो सोच आपकी तरफ होनी चाहिए। वरना शेयरों के अंदर उछाल गिरावट ये होंगी, शातिर दिमाग चलेंगे, इधर उधर से चीज़ें आएंगी, वो भ्रमित करके जाएंगी, फिर कुछ लोगों को माला माल और कुछ लोगों को कंगाल करके जाएंगी। बस उस विषय को आपको समझना है। इसलिए शुद्ध तरीके से बाज़ार के अंदर आपको वर्क करना पड़ेगा। आज हम जिस शेयर के बारे में बात कर रहे हैं, रतन पावर इंडिया के बारे में, क्या काम करती है, पहले इस चीज़ को हम समझते हैं। रतन इंडिया पावर लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी निजी बिजली उत्पादन कंपनियों में से एक है, जिसकी महाराष्ट्र भारत में अमरावती और नासिक में प्रत्येक स्थान में 1350 यानी कि 1350 मेगावाट, यानी कि दोनों की 1350 मेगावाट में 2700 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट की स्थापित क्षमता है। अगर हम चीज़ों को और समझें तो कंपनी बिजली उत्पादन के साथ साथ वितरण में भी शामिल है, यानी कि बिजली के साथ साथ उसे बेचने के काम में भी कंपनी करती है। कंपनी बिजली उत्पादन, वितरण और व्यापार और संरक्षण में शामिल है। कंपनी मुख्य रूप से कोयला आधारित ऊर्जा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करती है। कंपनी दीर्घकालीन बिजली खरीद समझौतों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों की बिजली की ज़रूरतों को भी पूरा करती है, ये भी आप समझकर चलना। कंपनी खुले बाजार व्यापार के माध्यम से भी बिजली की बिक्री करती है। रतन इंडिया पावर रतन इंडिया एंटरप्राइज का एक हिस्सा है, ये भी आप समझकर चल सकते हैं। अगर हम चीज़ों को और समझें तो रतन इंडिया पावर ने जून 2023 में कोटक महिंद्रा बैंक के नेतृत्व में एक लेन देन में करीब 1114 करोड़ रुपए का ऋण उठाया था। ये सबसे बड़ा ऋण जो रतन पावर इंडिया ने उठाया था, उसने अपने कर्ज को उतारने के लिए और स्थितियों को मजबूत करने के लिए भी इन चीज़ों को, ये इतना बड़ा इसने जो कर्ज जो है यानी कि ऋण जो है कोटक महिंद्रा बैंक से उठाया और कोटक महिंद्रा बैंक ने इतना बड़ा लोन देकर इस कंपनी के अंदर फिर से निवेशकों की नज़रों को अच्छा कर दिया।
क्योंकि ये कंपनी अगर हम चीज़ों को समझे तो 2022 से ये दिवालिया प्रक्रिया के लिए भी चीज़ों के साथ आई थी, ये भी आप समझ कर चलना। तो ये कोटक वाला जो इसको लोन मिला था, इसने इसकी अच्छी चीज़ों को तो निर्णय के लिए काम किया ही है। दूसरा, अगर हम चीज़ों को और बताएं, दिवालिया अदालत से रतन इंडिया पावर के मामले में कंपनी के लेनदारों की समिति ने कंपनी के खिलाफ दिवालियापन आवेदन दायर किया था क्योंकि कंपनी ऋणदाताओं को चुकाने में विफल रही थी। अब आप कहोगे सर दिवालिया प्रक्रिया वाली न्यूज़ अब की तो है नहीं, काफ़ी साल पुरानी है, पर हम जिस कंपनी की एनालाइज कर रहे हैं हमें पता भी लगना चाहिए कि उसकी अच्छाई और बुराई बीते दिनों क्या थी, और उसके बाद जो इतना बड़ा लोन उठाया है उससे उसने अपनी स्थिति को भी अच्छा किया है। तो ये आप समझ कर चलना। दूसरी तरह अगर मैं आपको बताऊं तो रतन इंडिया पावर पहले इंडिया बुल्स पावर के नाम से भी जानी जाती थी। तो इसका पहले नाम जो था इंडिया बुल्स पावर था, उसे बदलकर रतन इंडिया पावर कर दिया। और इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो एक नाम और बदला गया था इसका, पहले जो सोफिया पावर कंपनी लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता था। तो कंपनी जो है 2 नाम चेंज करके रतन पावर इंडिया के रूप में बनी पड़ी है। तो ये आप कंपनी की तरफ से जब इसका कुछ महीनों पहले एक न्यूज़ निकल कर आई थी, वो न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसको आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो और मैंने आपको कहा था कि जितनी भी कंपनियां जो है इस तरीके से कोयले से, पेट्रोल से, गैस से, है ना, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है उस पर वर्क करती हैं, तो कुछ कंपनियां जो हैं अपने आईपीओ ला रही है, और वो आईपीओ ला रही है ग्रीन एनर्जी की तरफ। देखो जैसे आर पावर है, आर पावर आपको पता है कोयले के ऊपर वर्क करता है, थोड़ा बहुत पवन ऊर्जा या सोलर के ऊपर भी वो वर्क करता है। लेकिन अब जो आर पावर, रिलायंस पावर की नीति हमें देखने को मिली, भूटान से आपको देखने को मिली, जहाँ पर उसने अच्छा खासा नवकरणीय ऊर्जा की तरफ कुछ चीज़ें की, और फिर इंडिया की तरफ भी बड़ी बड़ी परियोजना जो है आर पावर जीत रहा है, यानी कि वो कोयले से हटकर नवकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ रहा है। अगर इस तरीके से ही रतन पावर इंडिया जो है अपनी स्थितियों को नवकरणीय ऊर्जा की तरफ लाएगी तो ये एक बेस्ट संकेत हमारे लिए होगा। तो कुछ महीनों पहले इसके प्रबंधन ने कुछ चीज़ें हमें बताई थी जहां ये नवकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ने की नीतियों के साथ दिख रही है, और फ्यूचर में अगर नवकरणीय ऊर्जा की स्थितियों के साथ रतन पावर आता है तो ये कंपनी के लिए और निवेशकों के लिए बेस्ट हो सकता है। तो ये भी आपको जानना जरूरी है, क्या कंपनी के अंदर से आवाज़ आई थी कि वो कोयले से भी आगे बढ़कर नवकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़े? तो भैया आवाज़ आई थी। रतन पावर इंडिया के प्रबंधन निदेशक ने घोषणा की वे अब नवकरणीय ऊर्जा विशेष रूप से हरित ऊर्जा की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए कदम बढ़ाएंगे। ये घोषणा उन कंपनियों के एक उभरते समूह का हिस्सा है जो पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ ऊर्जा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। ये कदम भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण है जो अभी भी कोयला आधारित बिजली उत्पादन पर बहुत अधिक निर्भर है। नवकरणीय ऊर्जा में बदलाव से भारत को जलवायु परिवर्तन के प्रति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के एक अधिक टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर अग्रसर होने में मदद मिल सकती है। रतन पावर इंडिया के प्रबंधन निदेशक द्वारा ये घोषणा एक सकारात्मक संकेत है कि भारतीय उद्योग हरित ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है और ये भारत को एक स्वच्छ ऊर्जा भविष्य की ओर ले जा सकता है। तो ये वो नीतियाँ हैं जहाँ इसके प्रबंधन ने बताया कि ये नवकरणीय ऊर्जा के ऊपर भी ध्यान केंद्रित करने के लिए आगे अपनी योजना बना के रखेंगे और बना रहे हैं। तो एक अच्छा अंग होगा कि जब हमारे सामने पता लगे कि कोयले से हटकर एक दूसरे अंग में यानी दूसरी पार्ट में ये नवकरणीय ऊर्जा की तरफ अपनी चीज़ों को हमें बताए, तो हमें उस दिन का भी इंतजार होगा कि दोबारा से एक न्यूज़ आए और ये बताए कि ये इस नवकरणीय ऊर्जा की तरफ कदम रख रहे हैं। तो ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी था। अच्छा, 2 दिन से रतन पावर इंडिया के अंदर बहुत तेज़ी के संकेत आ रहे हैं। अब इस संकेत को कुछ लोग अच्छा समझते हैं, कुछ लोग बेकार समझते हैं, लेकिन जो स्टॉक एक्सचेंज है ना वो इस नीतियों को समझता है। भैया ये तेज़ी आ क्यों रही है, इतना वॉल्यूम रतन पावर इंडिया की तरफ आ क्यों रहा है? वैसे अगर 2 दिन से अगर आप देखें तो पावर के सेक्टरों में तेज़ी आपको देखने को मिली है, चाहे वो जेपी पावर हो, रिलायंस पावर हो, अडानी पावर हो, तो आपको तेज़ी देखने को मिली है। वहीं पर रतन पावर भी है, पर रतन पावर से स्टॉक एक्सचेंज ने स्पष्टीकरण इसलिए मांगा क्योंकि एक तो छोटा शेयर है, और अगर छोटे शेयर के अंदर तेज़ी के संकेत बढ़ते हैं तो उसको ये भी बताना होगा कि क्या कंपनी ने कुछ विशेषताएं बताई हैं कि भाई इस वजह से कंपनी का वॉल्यूम बढ़ रहा है, या फिर निवेशक इसके अंदर ट्रैप ना हो जाए। तो ये बहुत अच्छा कदम होता है स्टॉक एक्सचेंज का। मैं आपको खुल के बता रहा हूँ चीज़ें,
तो ये आप समझ कर चलना। तो एक न्यूज़ निकल कर आई है, द इकोनॉमिक टाइम की ये न्यूज़ है, रतन पावर के शेयरों में 2 दिनों में 35% की उछाल, कंपनी ने अचानक वॉल्यूम में उछाल पर स्पष्टीकरण जारी किया। रतन पावर इंडिया के शेयरों में बुधवार को 12.9% तक की उछाल आई, जिसमें 2 दिन की तेजी 35% पर पहुंच गई। ट्रेडिंग वॉल्यूम में उछाल और तकनीकी चार्ट पर मजबूत तेजी के संकेतों के बीच ये शेयर एनएससी पर 16.13 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया, जिसमें 20.5 करोड़ शेयरों का हाथ इधर उधर बदला, यानी इधर उधर शेयर चले गए भैया। कीमत और वॉल्यूम में तेज वृद्धि के बारे में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में कंपनी ने मंगलवार देर रात एक औपचारिक स्पष्टीकरण जारी किया। कंपनी ने एक बयान में कहा, हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि कंपनी को अपने शेयर के ट्रेडिंग वॉल्यूम में हाल ही में हुई उल्लेखनीय वृद्धि के किसी भी कारण की जानकारी नहीं है। तो कंपनी ये कह रही है कि जो भी उसके वॉल्यूम में इतनी तेज़ी हुई उसके बारे में कंपनी को कुछ पता नहीं है। जब कंपनी इस तरीके से ये बोल दे कि कंपनी के अंदर जो तेज़ी आ रही है उसे नहीं पता, तो भैया ये एक मौका होता है जहां हमें संभल कर चलना पड़ता है। कीमत और वॉल्यूम में उतार चढ़ाव पूरी तरह से बाजार द्वारा संचालित है, यानी कि जो भी चीज़ें हो रही हैं बाजार के अंदर खरीद और बेच के साथ हो रही हैं। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज को स्पष्टीकरण जो है कंपनी ने जारी किया है, यहाँ से साफ साफ आपको और मुझे हिदायत दी जा रही है कि कंपनी ने कुछ किया नहीं, ये तो खरीद बेच के हिसाब से चीज़ें हो रही हैं। तो क्या होता है, यहाँ संभल कर हमें रहना पड़ता है ना। तो खरीदने बेचने की नीतियाँ नहीं बता रहा हूँ, वो समझा रहा हूँ जो न्यूज़ क्या बोल रही है। मेरा मकसद वो है, न्यूज़ बोल क्या रही है मैं वो आपको समझाने में लगा हूँ। और अगर मैं आपको बता दूं, आपको न्यूज़ समझ में आ गई ना, 60% तो काम आपका वैसे ही बन जाएगा। तो न्यूज़ आपको समझकर चलनी पड़ती है। दूसरा, अगर चीज़ों को और समझे तो इसमें कहा गया है कि ऐसी कोई महत्वपूर्ण सूचना या घोषणा नहीं की गई है जिसे लागू नियमों के तहत स्टॉक एक्सचेंज के समक्ष प्रकट किया जाना आवश्यक हो, ना ही ऐसी कोई सूचना रोकी गई है। अच्छा, अब इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, इतना कुछ ज़्यादा इस कंपनी के बारे में समझना जानना या कुछ और ज़्यादा मैं आपको बताऊं वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जितना मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें मैंने आपको खोज कर बताई है। और इससे आगे कोई आपको कुछ और बता रहा है यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, भैया ध्यान मत देना। कंपनी क्या करती है, क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो नीतियाँ हैं, क्या वो उसने पहले कुछ किया था, क्या उसने लोन लिया था, क्या तेज़ी, क्या वो सारी चीज़ आपको समझनी है, वो मैंने आपको समझा दी है ना। अच्छा, अब इसका हम समझेंगे फंडामेंटल, और फंडामेंटल समझने से पहले कंपनी का समझेंगे मार्केट कैप कितना है। कंपनी का मार्केट कैप 8,167 करोड़ तक पहुंच गया। करंट प्राइस अगर हम देखें तो 15 रुपये करीब का है। 19 रुपये 80 पैसे का हाई कंपनी ने लगा रखा है। 8 रुपये 44 पैसे कंपनी का लो है। कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। और अगर कंपनी की हम पॉजिटिव और निगेटिव चीज़ों में देखें तो पॉजिटिव बिल्कुल भी इसके अंदर में देखने को नहीं मिल रहा है। और एक चीज़ अगर इसके अंदर से और इसके निगेटिव चीज़ों को हम समझें तो कंपनी की स्थितियों को अगर ये समझें कि प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी जो है 88.6% तक की होल्डिंग जो है वो गिरवी रख रखी है। यानी कि अगर 100% में से 88.6% तक की हिस्सेदारी प्रमोटरों की गिरवी रखी हुई है। मार्च 2024 में कंपनी ने 914 करोड़ की सेल कर दी थी। ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर कंपनी की सेल तो हुई थी 914 करोड़ और कंपनी ने 10,666 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया था। ये इम्पोर्टेंट पार्ट कंपनी के अंदर सबको चकित कर गया, क्योंकि अगर हम समझें तो कंपनी की अदर इनकम इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट पार्ट रखती थी, जिसके अंदर कंपनी की अदर इनकम 10,717 करोड़ की थी। उधर हम चीज़ों को समझे तो कंपनी ने अपनी सेल को मार्च 2025 में 936 करोड़ यानी कि बढ़ा दिया। और कंपनी का जो इस बार का प्रॉफिट आया है वो एक्चुअल में सही है, क्योंकि यहाँ पर अदर इनकम कंपनी की 92 करोड़ रुपीस की है और प्रॉफिट कंपनी ने 126 करोड़ का कर दिया है। और अगर हम कंपनी के रिजर्व की बात करें, कंपनी का रिजर्व माइनस में ही चलता आ रहा है, जो 7,785 करोड़ रुपये करीब का है। उधार कंपनी के पास बहुत ज़्यादा है, जो करीब 3,615 करोड़ का है। कैश फ्लो की अगर हम कंपनी की मार्च 2025 की भी बात करें तो कंपनी यहाँ पर भी अच्छा संकेत दिखा रही है, जहाँ पर कंपनी अपने कर्ज को उतार रही है और इन्वेस्टिंग में भी कंपनी पैसा जोड़ रही है। दूसरा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से भी कंपनी ने अपने 410 करोड़ रुपए कंपनी ने अपने बिजनेस में लगाए हैं। अगर हम प्रमोटर की बात करें, कंपनी के अंदर प्रमोटर जू के तू बने पड़े हैं, जो 44.06% के हैं। एफआईज कंपनी के अंदर अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे बढ़ाकर मार्च 2025 में
2.5% तक ले आए, यानी कि 5.25% तक ले आए है। DIs अपनी होल्डिंग को भी बढ़ा रहे हैं, जो कंपनी के अंदर 6.65% हो गए हैं और कंपनी के अंदर पब्लिक थोड़ी सी कम हुई है, जो 44.03%, और अभी भी कंपनी के अंदर पब्लिक ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी। आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी इस उद्देश्य से मैंने चीज़ें नहीं समझाई कि आपको खरीदने बेचने की नीतियाँ चीज़ों के साथ आनी चाहिए, कंपनी करती क्या है उस उद्देश्य से मैंने आपको बताया। आज की वीडियो कल मेरे किसी प्यारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, सर रतन पावर के ऊपर वीडियो बनाई, तो मैं जल्दी से कल की वाली वीडियो आज आपके लिए बना दी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है, नहीं आज तक मैंने बनाया है और ना ही आज मैं आगे बनाऊंगा, ये आप समझ कर चलना। तो सर सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।